हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है हीट से और प्यारा सा टॉपिक है आपका थर्मल एक्सपेंशन एंड कैलोरीमेट्री। हिंदी में बोलते हैं इसको तापीय प्रसार तथा उष्मा मापी। यानी यहाँ पे हम लोग हीट से बारे में सारी बातें करेंगे और उससे कंसर्न टेम्परेचर की बात होगी और हीट नापने और टेम्परेचर नापने की भी बात हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों ये सारी चीजें आपको बिल्कुल एक शॉट में मिलने जा रहा है। क्रैश कोर्स टाइप का है, क्लास 11th के लिए बेहतरीन सा। आप चाहो तो आप नोट्स बना सकते हो। आप हमारे क्लास को ध्यान से देखो, शुरू से आखिर तक देखो। बहुत लंबे लेंथ तक क्लास नहीं है, आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल है। आप अगर चाहो तो बीच बीच में इसको जूम करके आराम से इसका लिख सकते हो। इसका बेहतरीन सा नोट्स आप खुद तैयार कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट द प्यारा सा टॉपिक थर्मल एक्सपेंशन एंड कैलोरीमेट्री। बच्चों यहाँ स्पेशली हम लोग हीट और टेम्परेचर की बात जो करेंगे तो पहले इसका मैं कॉन्सेप्ट दे दूंगा पहले कि हीट और टेम्परेचर के बीच में अक्सर बच्चों के बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। मैं पहले उसको दूर कर दूं, फिर यहाँ हम लोग बात करेंगे सॉलिड्स के बारे में। अगर हम हीट की बात करते हैं तो यहाँ हीट हम सॉलिड्स को देने की बात करेंगे और सॉलिड को अगर हीट दिया जाए तो उन पर क्या क्या फर्क, क्या क्या उनमें चेंजेस, उसमें अंतर आने वाले सारी बातें हम लोग करेंगे वन बाय वन। आप ध्यान से देखें। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं हीट की और टेम्परेचर की बात में कर दूं। पहले ये मैं क्लियर कर दूं कि ये दो चीज है क्या बच्चों, तो आप आराम से पहले इसको समझ सको। तो लेट्स स्टार्ट हीट और टेम्परेचर। हीट एंड टेम्परेचर, थोड़ा सा मैं इसको बैकग्राउंड दे दूं। टेम्परेचर हिंदी में इसको हम लोग उष्मा कहते हैं बच्चों और इसको ताप कहते हैं। इसको ताप कहते हैं, उष्मा तथा ताप। देखो अगर हम ये कहें कि किसी बॉडी में 100 जूल हीट है और किसी दूसरे बॉडी में 50 जूल हीट है और दोनों बॉडी को अगर हम कांटेक्ट में ले आए तो किस बॉडी से किस बॉडी की तरफ हीट फ्लो करेगा, बह के जाएगा। तो प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टया हमारे नजर में ऐसा लगता है कि जिसमें 100 जूल हीट है और जिसमें 50 जूल हीट है, इन दोनों को कांटेक्ट में लाया जाए तो डेफिनेटली 100 जूल से हीट 50 यानी कम वाले की तरफ जाएगा। एक तो हमारे जहन में पहले ये बात आती है। दूसरी चीज आप ये समझ लो, अब इसको मैं कंपेयर करता हूं। आपके पास दो पॉट है बच्चों, एक पॉट में 100 लीटर पानी है और एक पॉट में आपको 50 लीटर पानी है। दो बर्तन है, एक में 100 लीटर पानी, दूसरे में 50 लीटर, और दोनों को साइफन पाइप से कनेक्ट कर दिया जाए तो पानी किधर से किधर जाएगा। तो पहले तो हमारा दिमाग, पहला जो हमारा नॉलेज, हमारा जो ज्ञान ये काम करता है कि जहां पर 100 लीटर पानी है, जाहिर है 100 लीटर से 50 लीटर वाले की तरफ पानी का फ्लो होगा। दूसरा चीज, एक बॉडी है जिसमें 100 कूलम चार्ज है और दूसरे बॉडी में 50 कूलम चार्ज है। अब इन दोनों बॉडी को अगर हम कनेक्ट कर दें कंडक्टिंग वायर से तो चार्ज किधर से किधर फ्लो करेगा। तो यहां भी यही फील होता है कि 100 कूलम चार्ज से बॉडी का 50 कूलम वाले बॉडी के चार्ज की तरफ चार्ज का फ्लो होगा। लेकिन ये सारी बातें हमारा नॉलेज यही कहता है यही होना चाहिए, बट ये ऐसा नहीं भी हो सकता है। इसी चीज को पहले समझ ले हम लोग, क्या ऐसा कैसे नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले बच्चों ये मान लिया कि ये बॉडी हमारा 100 जूल हीट है। हीट का ऐसा यूनिट की बात करेंगे तो हम लोग जूल लेते हैं और सीजीएस में हीट का जो यूनिट है वो कैलोरी होता है। मान लो ये 100 है और एक दूसरा बॉडी है, इसमें 50 जूल हीट है। दोनों को अगर हम कनेक्ट कर दें या ये दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाएं, ऐसा लगता है 100 जूल से हीट इधर की तरफ जाएगा। सिमिलरली अगर हम ये कहें कि एक पॉट में हमारा 100 लीटर पानी है, कोई लिक्विड है, दूसरे में 50 लीटर, और दोनों को पाइप से कनेक्ट कर दे तो 100 लीटर से पानी 50 की तरफ जाना चाहिए। और तीसरा ये कंपैरिजन में करता हूं चार्ज को लेकर के। 100 कूलम चार्ज यहां है और ये 50 कूलम चार्ज है और दोनों को कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करेंगे तो ऐसा प्रतीत होता है कि चार्ज जो है 100 से 50 कूलम की तरफ फ्लो करेगा। तो बच्चों ये चीज हम यहां नहीं कह सकते हैं कि
जूल यानी हीट इधर से उधर जाएगा या इधर से इधर आएगा। यानी वाटर जो 100 लीटर है इधर से उधर जाएगा या उधर से इधर आएगा। इसी तरह से चार्ज के बारे में भी हम नहीं बता सकते हैं कि किधर से किधर फ्लो करेगा। ये तीनों केसेस में फ्लो ऑफ हीट इन्हें उष्मा का प्रभाव, फ्लो ऑफ वाटर पानी का प्रभाव एंड फ्लो ऑफ चार्ज यानी आवेश का प्रभाव के बारे में, उसकी दिशा के बारे में नहीं बता सकते हैं। इतना ही कंडीशन से आप नहीं बता पाओगे। कैसे? देखो, इसका जवाब आप खुद तलाश कर सकते हो कि इसका आप कैसे, बिल्कुल इतना ही जानकारी से आप नहीं बता पाओगे, ये कैसे नहीं हो सकता है। ये जैसे मान लिया जाए अभी मान लो कि हमने यहां बात करा, चलो यहां इससे बात कर लेते हैं, ज्यादा समझ में आ जाएगा। ये टब है आपका और इस टब में आपको 100 लीटर पानी है और एक दूसरा सिलिंड्रिकल टब है और इसमें 50 लीटर पानी है। चूंकि उसका आयतन कम है, 50 लीटर पानी है, 50 लीटर पानी है। अब ये बताओ कि इन दोनों को अगर आप पाइप से कनेक्ट करते हो तो 100 लीटर वाला पानी इधर जाएगा या 50 वाला इधर जाएगा। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि इनका पानी का लेवल इतना ऊंचा है तो ऑब्वियसली पानी इधर से इधर की तरफ जाएगा, हाई लेवल से लो की तरफ जाएगा। तो पानी का क्वांटिटी डजंट मैटर। पानी का क्वांटिटी से ये नहीं पता चलता है कि पानी का बहाव किधर होगा। हाँ, उसका लेवल जब तक नहीं बताएगा हमको कि किसमें पानी का लेवल हाई है, तब तक हम नहीं कह सकते कि पानी का फ्लो किधर से किधर होगा। इट मे हैपन कि अगर ये 50 लीटर होता और ये 100 लीटर इधर की तरफ होता, इसका लेवल हाई होता तो पानी इधर आता। तो जब तक आप लेवल आप नहीं बताओगे तब तक क्वांटिटी ऑफ वाटर से आप नहीं कह सकते कि पानी का बहाव किधर से किधर होने वाला है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको नहीं बता पाया जब तक कि हमको लेवल नहीं दे, बता नहीं दे। सिमिलरली अब यहाँ मान लो हीट की बात करते हैं, हीट की बात करते हैं। अब एक बॉडी है, मान लो एक बॉडी है, मान लिया कि इसमें हीट है, चलो पानी ही ले लिया। इस पानी में हीट कितना है हमारा, या कोई बॉडी है, बॉडी ले लेते हैं, बेहतर होगा कि हम एक कोई बॉडी की बात कर लें। ये बॉडी है और इसमें हीट है मान लो 100 जूल, और एक दूसरा बॉडी है जिसमें हीट है 50 जूल, 50 जूल। अब इस बॉडी का टेम्परेचर हम नापते हैं। इसका टेम्परेचर मान लो 100 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। और इस बॉडी का टेम्परेचर हम नापते हैं, मान लेते हैं 110 डिग्री सेल्सियस है। इट में हैपन कि इसका 110 डिग्री सेल्सियस है। तो अब ये 100 डिग्री सेल्सियस से 110 है, इधर का टेम्परेचर ज्यादा, इधर का टेम्परेचर कम है। तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है जब इन दोनों को आप कनेक्ट करोगे, दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में ले आओ, तो 110 वाले का हीट इधर की तरफ आएगा क्योंकि इधर की तरफ टेम्परेचर ज्यादा है। तो आप ये कहोगे कि 100 जूल हीट में 100 और 50 में 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कैसे होगा। तो मैं इस चीज को और आपको क्लियर करता हूं, ये बात आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा संभव क्यों है, कैसे हो सकता है। जैसे मान लो आप एक बड़े से पतीले में पानी भर लो और पानी डाल के इसमें आप हीट करो, इसको गर्म करो। मान लिया कि इसको आपने 30 मिनट तक, 30 मिनट तक गर्म किया, 30 मिनट तक गर्म, आधे घंटे तक गर्म किया, तब जाके इस पानी का टेम्परेचर मान लो 60 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब एक छोटे से कप में यही पानी लेकर के इसको जब हीट दिया जाए तो आप बताओ कि इसको कितनी देर आप गर्म करोगे। बिल्कुल सिमिलर फेनोमेना है कि जब छोटे से कप में आप पानी लेकर के आप गर्म करोगे कि मे बी कि वो 5-6 मिनट के अंदर ही उबलना शुरू हो जाता है। अगर उबलने की बात करेंगे तो ये अगर ये 5 मिनट में 5 सेकंड, मिनट तो नहीं बहुत ज्यादा हो जाएगा, 50 सेकंड कर देते हैं, है ना, 50 सेकंड, मिनट बहुत ज्यादा, 50 सेकंड में मे बी कि ये हीट हमने दिया और ये उबलना शुरू हो गया, ये बॉयल करना शुरू कर दिया। और जब पानी बॉयल करता है तो आपको पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस में बॉयल करता है, तो इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होगा। और जब पानी को छूओगे तो छू नहीं पाओगे, काफी गर्म होगा।
लेकिन क्या इसको हम 50 मिनट के अंदर या 50 सेकंड है, क्या 50 सेकंड में तक अगर गर्म करेंगे तो क्या ये पानी उबल जाएगा? डेफिनेटली नहीं उबलेगा। बड़ा सा पतीला में अगर पानी डाल करके रख करके उसको गर्म करोगे तो बहुत देर तक गर्म करना होता है। हो सकता है कि 20 मिनट, 25 मिनट, आधे घंटा में भी, कम से कम इतने टाइम में, जितने टाइम में ये 1 कप का पानी उबल गया उतने टाइम में तो ये नहीं उबलेगा, उसको देर तक उबालना पड़ेगा। अब मान लो तुमने इसको सेम सोर्स से हीट दिया, जिससे अब हीट दे रहे हो, हीट देने का चूल्हा जो है वो सोर्स सेम है। मान लो यहाँ पे तुमने हीट दिया 50 सेकंड में, मान लो 50 जूल ही मान लेते हैं, 50 जूल ही उसको हीट मिला, तो 50 जूल हीट से वो 100 डिग्री सेल्सियस यानी उबलने लगा। अब बताओ क्या 50 सेकंड में ये उबलता है? नहीं उबलता है। इसका मतलब है कि उसको उतना सफिशिएंट हीट नहीं मिला है, यानी उसको और हीट की दरकार है। अगर हम 50 सेकंड तक इसको भी गर्म करते हैं तो डेफिनेटली इसमें हम 50 सेकंड में 50 जूल हीट दिया, तो 50 जूल हीट आप यहां भी दे रहे हो, 50 जूल हीट यहां भी दे रहे हो, और 50 जूल 50 जूल यहां भी हीट है। 50 जूल में ये उबलने लगा, लेकिन ये 50 जूल हीट में उबलता नहीं है, कुछ गर्म होगा। 50 सेकंड में कुछ गर्म होगा। तो कुछ गर्म का मतलब क्या हो गया? इट मे हैपन कि 10 डिग्री 15 डिग्री ज्यादा बढ़ गया होगा, या यूं मान के चलो 60 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर उसका बढ़ा होगा। अब इसको भी अगर उबालना है, हम चाहते हैं कि इसको भी उबालना है, तो हमें क्या 50 सेकंड में उबल जाएगा? नहीं, हो सकता है कि 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट तक उसे हमें गर्म करना पड़े। तो 50 सेकंड में 50 जूल हीट, 50 सेकंड में 50 जूल हीट, हो सकता है कि 100 सेकंड तक गर्म करना पड़े। मे बी के 100 सेकंड का मतलब 100 जूल। अब 100 जूल में जाकर के उबलता है, या हो सकता है कि 100 जूल में नहीं उबले, नहीं भी उबल सकता है। 60 आया तो मान लो कि 90 हो सकता है। अब 100 जूल हीट में इनका टेम्परेचर 90 है, और यह 50 जूल में इसका टेम्परेचर 100। ये बहुत खोल रहा है, ये हल्का सा ये गर्म है। अब अगर आप कनेक्ट करोगे तो हीट किधर से किधर जाएगा? तो यहां से इधर की तरफ हीट फॉलो करेगा, क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, इसका टेम्परेचर बहुत कम है। जबकि हमने कम ही देर तक गर्म किया तो कम ही हीट लिया होगा। बहुत देर तक गर्म करने के बाद भी जाकर के ये उबलता नहीं है, बहुत देर गर्म किया, बहुत ज्यादा हीट लिया। बहुत ज्यादा हीट रहने के बावजूद भी हीट का बहाव इधर से इधर की तरफ आ रहा है, क्योंकि हीट का बहाव को तय कौन करता है? टेम्परेचर तय करता है। तो हीट का जो फ्लो है किधर से किधर होगा वो टेम्परेचर तय करता है। तो बिल्कुल सिमिलर फेनोमेना यहाँ पे हमारा चार्ज के केस में है। तो इसको भी मैं यहाँ क्लियर कर दूं बच्चों। चार्ज में होता क्या है, जैसे बच्चों किसी एक बॉडी को आप गर्म चार्ज दे रहे हो, किसी एक बॉडी को जब चार्ज दोगे, चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं, चार्ज देते जाओगे तो चार्ज का लेवल, जिस तरह से किसी पॉट में आप पानी भरते हैं और पानी उसमें डालते जाते हैं तो धीरे धीरे उसका लेवल उठता है, एक समय ऐसा आ जाता है कि पॉट भर जाता है। इसी तरह से कोई कंडक्टिंग बॉडी या कोई बॉडी है, उसको आप चार्ज दे रहे हो तो इसका लेवल क्या है? तो इसका वोल्टेज बढ़ता है, यानी पोटेंशियल बढ़ता है। तो इसका वोल्टेज बढ़ता है, जिसको हम लोग पोटेंशियल कहते हैं, और ये पोटेंशियल बढ़ता है, उसको वोल्ट में नापते हैं। पोटेंशियल राइज करता है। अब मान लो 2 बॉडी है, इसमें हमने चार्ज दिया कितना? मान लो 100 कूलम चार्ज दिया। इस बॉडी में हमने चार्ज कितना दिया? इस बॉडी में हमने 50 कूलम चार्ज दिया। अब हो सकता है कि इसका वोल्टेज 100 जूल 100 कूलम चार्ज देने के बाद हो सकता है कि इसका वोल्टेज यहाँ 60 है, और 50 जूल में ही इसका वोल्टेज मान लो यहाँ पे 70 है। हो सकता है, जैसे अभी हमने कहा पानी के बारे में। तो अब ये जो चार्ज का जो लेवल है, चार्ज का लेवल, इसमें कितना चार्ज का लेवल है, चार्ज दोगे पोटेंशियल बढ़ेगा। वो डिपेंड करता है कि बॉडी का साइज क्या है, किस तरह का मटेरियल है, उसी हिसाब से ये तय होता है। तो यहाँ चार्ज देने के बाद इसका लेवल ऑफ चार्ज, जिसको हम पोटेंशियल कहते हैं, 70 है, और यहाँ चार्ज देने के बाद इसका लेवल ऑफ चार्ज दैट इज पोटेंशियल यानी 60 है। और कनेक्ट करेंगे तो इधर से इधर की तरफ चार्ज फ्लो करेगा, क्योंकि इसका पोटेंशियल हाई है, इसका पोटेंशियल
लो है। तो चार्ज की क्वांटिटी तय नहीं करता है कि किधर की तरफ फ्लो करेगा, पानी का क्वांटिटी तय नहीं करता है किधर फ्लो करेगा, और हीट का क्वांटिटी तय नहीं करता है किधर की तरफ फ्लो करेगा। ये तय करता है दूसरा क्वांटिटी। अगर हम हीट के बहाव की बात करेंगे बच्चों, तो हीट किधर फ्लो करेगा कौन बताएगा? तो बता रहा है उसके लिए हमें टेम्परेचर बताना पड़ेगा। और पानी किधर किधर बह जाएगा तो बताना पड़ेगा, लेवल बताना पड़ेगा। इसी तरह से इलेक्ट्रिक चार्ज किधर फ्लो करेगा तो उसके लिए हमें पोटेंशियल बताना पड़ेगा। तो तीन चीज को आपने कंपेयर कर दिया। अब यहां से हम लोग आगे चलते हैं, हीट को थोड़ा सा और डिफाइन करते हैं। तो कहा जाता है कि हीट क्या है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच प्रोड्यूसेस इन अस द सेंसेशन ऑफ वार्म। यानी हीट एक तरह का ऊर्जा है, एक तरह का उष्मा, एक तरह का ऊर्जा है जिससे हमें वार्मथ, गर्मी का एहसास होता है। जब किसी गर्म बॉडी को हम छूते हैं तो हमें गर्म लगता है, क्योंकि उन बॉडी का हीट जो है उसका टेम्परेचर ज्यादा है, मेरा टेम्परेचर कम है बॉडी का, इसलिए उसका हीट जो है हमारे बॉडी की तरफ आता है तो हमें गर्मी फील होता है। इसी तरह जब ठंडे चीज को हम छूते हैं ठंड एहसास होता है, क्योंकि उसका टेम्परेचर डाउन है, कम है। और टेम्परेचर कम होने से, हमारे बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होने से, तो टेम्परेचर अधिक यानी ज्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की तरफ हमारा हीट का फ्लो होगा, यानी हमारे बॉडी का हीट उस ठंडे बॉडी की तरफ जा रहा है, जिससे हमारे बॉडी का हीट का लॉस होता है, तो जिससे हमें ठंडपन का एहसास होता है। तो हीट के बारे में यह है कि जो हमें गर्मी का एहसास देता है और किसी गर्म बॉडी को आप छूते हैं तो। व्हेन अ बॉडी इज हीटेड, वेरियस टाइप्स ऑफ फिजिकल चेंज such as expansion, contractions, change in state, change in electrical properties are observed। बच्चों कहता है जब किसी बॉडी को, किसी सॉलिड को आप गर्म करते हो, कई प्रकार का चेंज हो सकता है। उस प्रकार के चेंज में कहता है कि अगर वो गर्म करोगे तो हो सकता है कि वो फैल सकता है, यानी वो एक्सपेंड हो सकता है, वो कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ सकता है, उसके इलेक्ट्रिकल चेंज इन स्टेट हो सकता है। चेंज इन स्टेट का मतलब होता है अवस्था परिवर्तन, यानी अगर सॉलिड हो तो लिक्विड हो सकता है। जैसे आप किसी सॉलिड को आप गर्म कर रहे हो बहुत देर तक, तो मेल्ट होके पिघल जाएगा, तो उनका फिजिकल स्टेट क्या हो गया? सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो गया। और अगर लिक्विड है उसको गर्म करोगे तो वेपर बनेगा, यानी गैसियस फॉर्म में आ जाएगा, यानी हमने उसके स्टेट को चेंज कर दिया, उसकी अवस्था को चेंज कर दिया। हीट से ये सब काम कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो सकता है बच्चों। जैसे सोडियम क्लोराइड, आप सॉलिड है, नमक जिसको कहते हैं हम लोग, उस सोडियम क्लोराइड को अगर देखा जाए तो उसके अंदर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी नहीं होता है। एक जगह नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल अगर डाल देंगे तो हमारा उसके अंदर से, सॉल्ट के अंदर से करंट का फ्लो नहीं हो पाता है, उस समय वो बैड कंडक्टर हो जाता है। लेकिन उसी सॉलिड सॉल्ट को, नमक को, सोडियम क्लोराइड को आप मेल्ट कर दो, पिघला दो, या किसी डाइल्यूट इसमें पानी में या किसी पोलर सॉल्वेंट में उसको बढ़िया से डिसॉल्व कर दो, या गर्म करके उसको मेल्ट कर दो। जब वो मेल्ट हो जाएगा यानी उसका अवस्था चेंज हो जाएगा, फिजिकल स्टेट चेंज हो जाएगा, सॉलिड से लिक्विड बन जाएगा, तो उस समय ये कंडक्टर बन जाएगा, यानी कंडक्टिंग का काम करेगा। तो हीट से ये सारी चेंजेस हम ला सकते हैं। कहता है हीट एनर्जी इज पजेस्ड बाय ए बॉडी इज ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। जब किसी बॉडी में, किसी सॉलिड बॉडी को आप हीट देते हो तो कहा जाता है कि उनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, यानी वो बॉडी जिन छोटे छोटे कणों से, मॉलिक्यूल से, आयन से या एटम से मिलकर के बना है, वो अपनी जगह में रहते हुए मीन पोजीशन से एने उन्हें इधर उधर वो वाइब्रेट करता है। जब वो इधर उधर वाइब्रेट करता है, उसके बाजू वाले पार्टिकल को बार बार वो ठोकर मारता है। आप जितना हीट दोगे, हीट एनर्जी जितना दोगे, उसकी जो ये मोशन है, ये वाइब्रेशन है या ऑसिलेशन है, वो काफी तेजी से बढ़ने लगता है। उतना ही तेजी से वो वाइब्रेट करेगा। जितना तेजी से वो वाइब्रेट करता है, उतना तेजी से एक दूसरे को ठोकर मारता है, यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। यानी जब कोई चीज मोशन में आता है, व्हाट एवर बी द टाइप्स ऑफ मोशन, जनरली हम लोग टाइप्स ऑफ मोशन में उसको तीन तरह से डिफाइन करते हैं। एक को बोलते हैं ट्रांसलेशनल, यानी अपनी जगह से विस्थापित हो जाना, दूसरा बोलते हैं रोटेशनल, और तीसरा बोलते हैं वाइब्रेशनल, यानी अपनी जगह में रह के इधर उधर टू एंड फ्रो की मोशन करना। तो ये वाइब्रेशनल मोशन करता है पार्टिकल अपने मीन पोजीशन पे रह के एने उने, जिसके वजह कर उस मोशन के वजह से उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आता है और काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है आपको हीट एनर्जी में। तो इन शॉर्ट अगर हम ये कहें कि हीट क्या है, एक तरह की एनर्जी है, किसी बॉडी की एनर्जी की एक क्वांटिटी है, और टेम्परेचर क्या है, वो कितना उसके लेवल को बताता है टेम्परेचर। जिस तरह से पानी क्या है, किसी पॉट में पानी एक क्वांटिटी है, कितना भरा हुआ है, और पानी का लेवल कितना है, वो लेवल बताता है कि पानी का लेवल कितना है। पानी का लेवल यहाँ टेम्परेचर हो गया, और पानी जो उस पॉट के अंदर है वो हमारा यहाँ हीट हो गया। लेट्स प्रोसीड।
अब आते हैं हम लोग टेम्परेचर की तरफ। यानी जब हम टेम्परेचर की बात करते हैं, हमने कहा कि किसी बॉडी में हीट का जो एक लेवल होता है, दैट वेरी लेवल को मेजर करते हैं हम लोग टेम्परेचर से। तो अलग अलग दौर में अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग नाम से अलग अलग स्केल्स बनाए हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। तो अलग अलग जो स्केल्स बनाया है वो स्केल सारे क्या करते हैं, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, किसी बॉडी के अंदर कितना हीट है कितना हीट नहीं है, इसको डिफरेंशिएट करने का काम हमारा टेम्परेचर करता है। और टेम्परेचर करने वाला जो स्केल होता है इसको हम लोग थर्मोमीटर कहते हैं। तो ये डिफरेंट थर्मोमीटर्स होते हैं। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड इट्स टेम्परेचर। बॉडी के अंदर कितना हॉटनेस कितना कोल्डनेस है, लेवल ऑफ हीट कितना है या कितना कम है, उसको कहते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। कहता है अभी बताया कि जब कोई दो बॉडी है, किसी में इतना हीट है, इसकी एक दूसरे में इतना हीट है, क्वांटिटी ऑफ हीट डिफरेंट है, तो किधर से किधर की तरफ हीट का फ्लो होगा। तो क्वांटिटी ऑफ हीट का जो वैल्यू है डिफरेंट होने का मतलब ये नहीं कि हायर से लोअर की तरफ जाएगा, वो डिटरमिन करता टेम्परेचर। अगर हाई टेम्परेचर अगर है तो लो टेम्परेचर की तरफ हीट का फ्लो होगा। टेम्परेचर डिटरमिन्स द फ्लो ऑफ हीट, किधर से किधर हीट फ्लो करेगा वो टेम्परेचर हमारा डिटरमिन करता है। अब आते हैं हम लोग हाँ बच्चों, यहाँ पे 3 स्केल दिखाया गया है। यहाँ डिग्री F यानी फ़ारेनहाइट है, डिग्री R रूमर है और डिग्री C यानी डिग्री सेल्सियस है। 3 साइंटिस्ट यानी फ़ारेनहाइट, रूमर और सेल्सियस, ये 3 साइंटिस्ट का नाम है बच्चों। तीनों ने अपने अपने नाम से उन्होंने टेम्परेचर नापने का एक डिवाइस जिसको थर्मोमीटर कहते हैं डिजाइन करा है। इसमें एक हाई और एक लो 2 लिमिट होता है। ये जो हाई लिमिट होता है हर एक का, जैसे यहाँ 212 है, यहाँ पे 80 है, यहाँ 100 है। तो हाई जो टेम्परेचर होता है इसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कहते हैं, बीपी ऑफ वाटर कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। और जो लो पॉइंट होता है जिसको हम लोग मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, पानी का उबलना और बर्फ का पिघलना। यानी पानी उबलता है उसको हम लोग फ़ारेनहाइट में नापते हैं, तो उसको हम लोग 212 डिग्री फ़ारेनहाइट कहते हैं। रूमर में हम लोग 80 डिग्री रूमर कहते हैं, और सेल्सियस में हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस कहते हैं। इसी तरह से जब बर्फ पिघलने लगता है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस जो है फ़ारेनहाइट में हम लोग 32 डिग्री फ़ारेनहाइट F बोलते हैं, और रूमर में हम लोग 0 डिग्री रूमर कहते हैं, और सेल्सियस में भी 0 डिग्री सेल्सियस कहते हैं। तो 3 डिफरेंट स्केल्स है टेम्परेचर नापने का, अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अपने नाम से डिजाइन करा है। अब आते हैं हम लोग 3 स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर में जो हमारा 3 स्केल्स हैं अलग अलग, उसमें हमारा पहले आता है सेल्सियस स्केल। सेल्सियस साइंटिस्ट का नाम है, अपने नाम से उन्होंने दिया है। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस को उन्होंने लोअर फिक्स पॉइंट माना है, और इसको 0 डिग्री उन्होंने कंसीडर करा है। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, पानी जिसमें उबलता है, उसको उन्होंने 100 डिग्री सेल्सियस माना, इसको अपर फिक्स पॉइंट कहते हैं। उसी तरह से 3 स्केल्स ऑफ टेम्परेचर में दूसरा हमारा आता है यहाँ पे फ़ारेनहाइट। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस को उन्होंने 30 डिग्री फ़ारेनहाइट लिया, इसको हम लोग लोअर फिक्स पॉइंट कहते हैं। और जब पानी उबलने लगता है फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री उन्होंने डिजाइन करा, इसको हम लोगों ने अपर फिक्स पॉइंट मानते हैं। ये जो थर्मामीटर दिखाया गया बच्चों, जनरली बुखार वगैरह जब पड़ते कोई, तो इससे हम लोग टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर नापते हैं उसका। तो इसके अंदर जो आपका यहाँ पे ऑलरेडी इसके अंदर एक लिक्विड फॉर्म में मरकरी होता है, वो हीट मिलने की वजह से, क्योंकि वो मेटल है, मिलने की वजह से वो एक्सपेंड करने लगता है। जब वो एक्सपेंड करता है धीरे धीरे जो पारा मरकरी इधर की तरफ आगे बढ़ने लगता है, और जब 100 प्लस में आता है तो बोलते हैं हम लोग नॉर्मली कि इसको बुखार हो गया, 102 103 इस तरह से। तो जनरली हम लोग बुखार को ज्यादातर लोग यही जानते हैं कि फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे 94 फ़ारेनहाइट से स्टार्ट हुआ है। बॉडी टेम्परेचर जनरली हम लोग का 98 डिग्री फ़ारेनहाइट माना जाता है। तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर हमारा बॉडी नॉर्मल माना जाता है। उससे ज्यादा अगर होने लगता है 100 एंड 100 प्लस, तो हम लोग बोलते हैं कि उसका बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया, यानी बुखार है। तो इधर का जो रीडिंग है बच्चों, ये रीडिंग फ़ारेनहाइट में, ऊपर वाला जो रीडिंग है वो आपको सेल्सियस में दिया गया है। उसके आता है बड़ा रूमर स्केल। रूमर स्केल में क्या है
कि इसमें मेल्टिंग पॉइंट को उन्होंने 0 डिग्री रूमर लिया है और बॉइलिंग पॉइंट को उन्होंने 80 डिग्री रूमर लिया है। यहाँ R से डिनोट करते हैं। यहाँ पे एक स्केल आप देख रहे हो, यहाँ भी मरकरी होता है, आप देख रहे हो, यहाँ R है, C है, यहाँ F है, रूमर है, सेंटीग्रेड सेल्सियस है यहाँ पे, और यहाँ सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट है। तो ये सेंटीग्रेड रूमर, सेंटीग्रेड सेल्सियस, सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट आप देख रहे होगे। देखो यहाँ 80 है और बीच में 1, यहाँ 00, यहाँ 100 है, और यहाँ देख रहे हैं 212 है। तो फ़ारेनहाइट में 212 हाई लिमिट हो गया, रूमर में 80 और सेल्सियस में हमारा 100। अब लो में चले जाओ, लोअर में क्या देखो, यहाँ पे R का भी 0 है, C का भी 0, दोनों का लोअर लिमिट जो है आपको 0 डिग्री होता है, और फ़ारेनहाइट में देख रहे हो 32 होता है। तो यहाँ तीनों स्केल्स बता रहा है, तीनों स्केल का रीडिंग यहाँ पे थर्मोमीटर में है, तीनों स्केल यहाँ पे पाया गया। ये आपका रूमर स्केल हो गया। उसके बाद आता है बच्चों एक इन तीनों के अलावा एक स्केल और आता है जिसको हम लोग केल्विन स्केल कहते हैं। तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे, केल्विन स्केल क्या है। तो केल्विन स्केल को जानने के लिए ये 3 स्केल के अलावा हम लोग केल्विन स्केल की बात करेंगे। ये लॉर्ड केल्विन ने दिया इस स्केल को। केल्विन स्केल क्या है बच्चों? लॉर्ड केल्विन एक गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करा। इधर की तरफ उन्होंने टेम्परेचर लिया और इधर की तरफ उन्होंने वॉल्यूम लिया। तो उन्होंने कहा कि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज करता है। तो मान लो यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस है और इधर की तरफ ये पॉजिटिव वैल्यू है और इधर की तरफ नेगेटिव वैल्यू है। तो 0 डिग्री सेल्सियस अगर करते हैं, ऐसा तो नहीं कि किसी का वॉल्यूम यहाँ पे एकदम 0 हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। तो मान लो 0 डिग्री सेल्सियस से उसका वॉल्यूम कुछ है यहाँ पर भी समथिंग। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं वॉल्यूम उसका इंक्रीज करता है। तो ये ग्राफ इस तरह से हमारा एक जाता है। ये ग्राफ शो करता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं उसका वॉल्यूम इंक्रीज करने लगता है, ऊपर की तरफ ग्राफ भाग रहा है यानी इंक्रीज करता है। तो उन्होंने कहा कि यानी कि दोनों में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, यानी टेम्परेचर और वॉल्यूम में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का अगर रिलेशन है तो उनका कहना है कि दोनों के बीच जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। अब उन्होंने क्या करा कि इस स्ट्रेट लाइन ग्राफ को पीछे की तरफ इनहेंस करा, पीछे की तरफ इनहेंस करा। मान लो ये जो टेम्परेचर जो हमारा एक्सिस है यहाँ पे कट करता है। अगर दोनों के बीच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है तो ऑब्वियसली उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, इधर भी आगे बढ़ेगा, पीछे की तरफ आगे बढ़ेगा। तो पीछे की तरफ अगर आप बढ़ाते हो तो ये टेम्परेचर स्केल को यहाँ एक जगह कट करता है। जहां पे कट करता है वो आपको, जहां पे वो कट करता है ये 273.15 डिग्री, 273.15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ पे मेजर किया गया। जब ग्राफ को पीछे की तरफ हम लोग इनहांस करते हैं तो यहाँ पे आकर के वो कट करता है, यानी ये नेगेटिव साइड है, इधर की तरफ पॉजिटिव साइड है। तो इनका कहना है कि जब टेम्परेचर इतना हो जाएगा 273.15 यानी 273.15 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, यानी इधर की तरफ है तो ये नेगेटिव साइड है। तो इस समय उसका वॉल्यूम देख रहे हैं कि वॉल्यूम ये लाइन अगर यहाँ टच कर रहा है तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम कहाँ आ गया, 0 हो गया। यानी वॉल्यूम 0 होने के लिए, वॉल्यूम 0 हो जाएगा उस समय क्या होगा, तो वॉल्यूम 0 होने के लिए टेम्परेचर का वैल्यू उस समय कितना होगा, -273.15 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, यानी 273 डिग्री सेल्सियस नेगेटिव में इसका वैल्यू आ जाएगा। तो लॉर्ड केल्विन ने कहा कि किसी बॉडी का टेम्परेचर को हम यहां से शुरू करते हैं, क्योंकि टेम्परेचर और वॉल्यूम का ग्राफ की अगर बात करेंगे तो यहां पे दोनों मीट करता है। तो लॉर्ड केल्विन साहब ने कहा कि हम इसको यहां से कंसीडर करते हैं, इस बॉडी को हम लोग यहां से मानते हैं, यानी ग्राफ को यहां से उन्होंने कंसीडर करने की कोशिश करा। अब केल्विन के हिसाब से अगर हम इसको मूल बिंदु ओरिजिन अगर 0 मान लें तो यहां से ये डिस्टेंस हमारा कितना चला, यहां से डिस्टेंस हमने चला कितना, यहां से अगर यहां अगर हम ओरिजिन मानते हैं तो इसके हिसाब से ये नेगेटिव इधर पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा हमारा 273.15 डिग्री सेल्सियस। अब अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन के हिसाब से अब ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 नहीं होगा बल्कि कितना हो जाएगा, इसको कह सकते हैं कि 0 प्लस
273.15 डिग्री सेल्सियस। अब ये इसको हम लोग केल्विन ने कहा कि अब ये मेरे नाम से कॉपीराइट कर दिया जाए, अब इसको हम लोग डिग्री सेल्सियस नहीं बोल के इसको हम लोग केल्विन बोलते हैं। इसी तरह से अगर मान लो कहीं पे 25 डिग्री या 30 डिग्री टेम्परेचर अगर हो रहा है सेल्सियस में, केल्विन के हिसाब से अगर यहां से अगर बोलोगे तो 30 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन केल्विन के हिसाब से बोलोगे, केल्विन ने जो यहां से इसको 0 कंसीडर करा है, तो यहां से आपको 273 चलना पड़ेगा, फिर 30 चलना पड़ेगा, तो यानी ये जो वैल्यू हो जाएगा 273.15 प्लस 30 अगर करोगे तब ये वैल्यू हमारा केल्विन में आ जाएगा, तब ये टेम्परेचर हमारा केल्विन में आ जाएगा। यही वजह है कि डिग्री सेल्सियस को हम लोग जब केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो 273.15 इसमें हम लोग ऐड करते हैं। केल्विन ने यहां से इस ग्राफ को कंसीडर करा और इस पॉइंट को उन्होंने एब्सोल्यूट जीरो कहा, एब्सोल्यूट जीरो। जीरो तो एक्चुअली यहां से है, इसको उन्होंने एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहा, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की अगर बात करेंगे डिग्री सेल्सियस में, तो इसका मतलब है कि -273.15 डिग्री सेल्सियस को हम लोग एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहते हैं। और ये टेम्परेचर मैथमेटिकल यानी थ्योरेटिकली सही है, ग्राफिकली ये बात तो सही है, लेकिन प्रैक्टिकली ये संभव नहीं है। क्योंकि अगर प्रैक्टिकली संभव होता है बच्चों, इस टेम्परेचर में वॉल्यूम कहाँ के कोइंसाइड करता है, जीरो पे, यानी ये वॉल्यूम का नीचे यहाँ कहाँ आएगा, जीरो आ जाएगा, और ऊपर जाएगा तो वॉल्यूम का वैल्यू बढ़ेगा। यहाँ पे आ जाना, इस लाइन पे कहीं पे आके टकराना, ये बता रहा है कि वॉल्यूम उसका जीरो हो गया। यानी कभी भी किसी भी बॉडी का वॉल्यूम जीरो नहीं हो सकता है, यानी ये टेम्परेचर हम अटेन नहीं कर सकते हैं, इसको बोलते हैं नॉन अटेनेबल टेम्परेचर। ये टेम्परेचर हमको प्राप्त नहीं हो सकता है। तो ये केल्विन साहब का दिया हुआ ये कॉन्सेप्ट है, जिसको हम लोग केल्विन टेम्परेचर कहते हैं। अब ये हमारे पास अगर कहा जाए स्केल के हिसाब से, तो हमारे पास अब 4 स्केल हो गया टेम्परेचर को नापने का। ये 4 स्केल हो गया, 4 स्केल के हिसाब से हम लोग इसको नापेंगे। अब इन स्केल्स में एक रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं बच्चों, हम लोग इन सारे स्केल्स में हम लोग क्या करते हैं, एक रिलेशन इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। तो यहां मैं एक रिलेशन इस्टेब्लिश कर देता हूं, रिलेशन बिटवीन सेल्सियस यानी डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री रूमर एंड केल्विन, इन सबों में एक रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं, जैसे सेल्सियस से ही शुरू कर देते हैं। तो सेल्सियस में क्या होता है, हायर पॉइंट कितना होता है 100 और लोअर पॉइंट क्या होता है 0। तो हम लोग यहाँ कहते हैं अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में C लिखते हैं तो C माइनस लोअर पॉइंट और हायर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट या लोअर लिमिट 0। उसी तरह से फ़ारेनहाइट की अगर बात करते हैं, टेम्परेचर अगर फ़ारेनहाइट में F है तो लोअर यहाँ 32 है, उसके बाद अपर यहाँ 212 माइनस फिर लोअर 32 है। इसी तरह से रूमर की अगर बात करते हैं तो रूमर का अगर बॉडी टेम्परेचर उस बॉडी का अगर R से डिनोट करते हैं तो इसका लोअर क्या हो जाएगा 0, अपर क्या होता है 80 माइनस फिर 0। केल्विन में चलते हैं तो केल्विन को अगर हम बात करते हैं लोअर पॉइंट में, तो लोअर पॉइंट वो कहाँ से शुरू करता है अगर हम कहें तो ये लोअर पॉइंट शुरू करता है 273 से। ये 273 है, यानी 273 आपका लोअर पॉइंट है, यानी 273.15 को हम लोग इग्नोर करते हैं। और ये उसके बाद केल्विन में अगर नापना है हमें, तो केल्विन में ये वैल्यू हमारा आ जाएगा K माइनस 273 अपॉन, अब हायर लिमिट जिसमें पानी उबलता होगा 100 डिग्री सेल्सियस में ऐड कर देना होगा, तो क्या हो जाएगा 373 माइनस लोअर पॉइंट 273। अब इन सबको थोड़ा सा सॉर्ट आउट करते हैं। सॉर्ट आउट करेंगे तो बेसिकली हम लोग को ये 3 का ही रिलेशन होता है, लेकिन हमने 4 भी दिखा दिया। तो यहाँ पे हो गया C अपॉन 100, F माइनस 32 अपॉन ये 180 हो जाता है माइनस करके देखने पर, और ये R अपॉन ये 80 हो जाता है, और ये K माइनस 273 अपॉन ये 100 आ जाता है। 373 में उसको 273 लोअर माइनस करेंगे 273, तो यहाँ पे 100 आ जाता है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए इन सब में 20 जो है 20 फैक्टर हम सब में कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा C अपॉन 5
और ये हो जाएगा F माइनस 32 अपॉन 9, और ये हो जाएगा R अपॉन 4, और ये K माइनस 273 अपॉन 5। तो ये एक रिलेशन हो गया, यानी कोई टेम्परेचर किसी भी स्केल में किसी भी सिस्टम में दिया हुआ है, सेल्सियस में तो फ़ारेनहाइट में निकाल सकते हैं, रूमर में निकाल सकते हैं, किसी में, यानी कोई एक वैल्यू किसी एक फॉर्म में दिया हुआ है, बाकी अदर स्केल के फॉर्म में उसके वैल्यू को हम लोग निकाल सकते हैं इस रिलेशन से। तो ये रिलेशन आ गया सबके बीच। अब आता है हमारा थर्मल एक्सपेंशन, हिंदी में बोलते हैं तापीय प्रसार। हम लोग जानते हैं कि हीट देने से उसके अंदर एक्सपेंशन होता है, खास करके सॉलिड में। जनरली हर सॉलिड टेम्परेचर के इंक्रीज होते होते उसके अंदर ये बॉडी उसके साइज में, उसके लेंथ में, उसके वॉल्यूम में एक्सपेंशन होता है। तो कहा जाता है विद राइज इन टेम्परेचर देयर अकर्स इंक्रीज इन शेप एंड साइज ऑफ सॉलिड्स नोन एज थर्मल एक्सपेंशन। कहता है जैसे जैसे किसी बॉडी का टेम्परेचर राइज करेगा तो कह रहा है कि उसके शेप, साइज, आकार प्रकार में एक तरह से बदलाव, एक तरह से फैलाव, एक तरह से एक्सपेंशन होता है, जिसको हम लोग थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। तो कह रहा है कि थर्मल एक्सपेंशन 3 प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन एंड क्यूबिकल। हिंदी में बोलते हैं रैखिक प्रसार, इसको बोलते हैं क्षेत्रीय प्रसार, इसको बोलते हैं आयतन प्रसार। 3 तरह का प्रसार होता है हीट मिलने के बाद। अब सबसे पहले अब आते हैं हम लोग लीनियर एक्सपेंशन, जिसको हम लोग रैखिक प्रसार कहते हैं हिंदी में। मान लिया कि यहाँ एक कोई बॉडी है, कोई एक छड़ है, जिसका ओरिजिनल लेंथ T1 टेम्परेचर पे L1 है, और टेम्परेचर थोड़ा बढ़ गया, अब इसका लेंथ भी बढ़ गया। अब लेंथ इसका बढ़ के कितना हो गया L2, यानी इसके लेंथ में कितने का इंक्रीज हुआ, ये इंक्रीज है। इस इंक्रीज को हमने डेल्टा L कहा है। यानी T1 टेम्परेचर पे L1 है, T2 टेम्परेचर में उसकी लंबाई L2 है, यानी उसके लेंथ में कितना का इंक्रीज हुआ, तो ये इंक्रीज डेल्टा L लिया। तो हमने यहाँ लिखा कि लेट इनिशियल लेंथ हमने L1 लिया, उसके बाद हीट देने के बाद, टेम्परेचर राइज के बाद फाइनल लेंथ को हमने L2 लिया। अब बोलेंगे इंक्रीज कितना हुआ, तो बोलेंगे इंक्रीज इन लेंथ L2 माइनस L1 हो गया। इसी को हम लोग लेते हैं डेल्टा L। शुरू में L1 था और हीट देने के बाद उसकी लंबाई L2 हो गया, तो लंबाई में वृद्धि कितना हुआ, L2 से शुरू वाला इनिशियल घटा देंगे, जो बचेगा वो हमारा इंक्रीज हुआ। उसी तरह से अगर हम बोलेंगे बॉडी का, इस क्षण का इनिशियल टेम्परेचर क्या था, कुछ तो रहा होगा टेम्परेचर। तो इनिशियल टेम्परेचर हमने T1 ले लिया और फाइनल टेम्परेचर हमने इसका T2 ले लिया। अब बोलेंगे इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में इंक्रीज कितना हुआ, इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो ये हो गया T2 माइनस T1, और इसको भी हम लोग सिंबॉलिक डेल्टा T कह सकते हैं। अब कह रहा है कि अब किसी बॉडी में जब टेम्परेचर बढ़ाओगे, यानी उसको हीट दोगे, तो उसकी लेंथ बढ़ता है, यानी हीट जो है उसके लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अमाउंट ऑफ हीट जितना देते जाओगे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका लेंथ भी क्या करेगा, बढ़ना शुरू करता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर कितना हो गया बच्चों, डेल्टा T हो गया। एक्चुअली होता क्या है कि टेम्परेचर जैसे बढ़ता है उसकी लेंथ भी बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात होती है। तो कह रहे हैं कि इनिशियली उसका तो लेंथ L1 था, टेम्परेचर बढ़ने से उसका लेंथ L2 हो गया। कितना टेम्परेचर बढ़ने से उसका लेंथ में वृद्धि कितना हुआ, तो बोला डेल्टा L हो गया। टेम्परेचर हमने कितना बढ़ाया, पहले इतना था, आप टेम्परेचर बढ़ा के इतना कर दिया, तो टेम्परेचर में हमने इंक्रीमेंट कितना करा, तो डेल्टा T करा। तो कह रहा है कि पाया गया है कि जो उसके लेंथ में जो इंक्रीज है, यानी डेल्टा L, ये डेल्टा L जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके ओरिजिनल लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जैसे मान लिया जाए कि अगर कोई रड 1 मीटर लंबा है, 1 मीटर, और उसको हमने सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट देकर के टेम्परेचर इसका बढ़ा दिया, और हो सकता है कि 0.1 सेंटीमीटर इसका लंबाई बढ़ गया, डेल्टा L जिसको कहते हैं हम लोग। अब अगर यही रड अगर हमारा 2 मीटर का होता है, तो ऑब्वियसली उतना ही टेम्परेचर राइज से इसकी जो
लंबाई में वृद्धि है वो 0.2 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी डेल्टा एल का वैल्यू यहाँ पे इसके ओरिजिनल लेंथ के हिसाब से ये बढ़ जाता है। तो कहता है कि डेल्टा एल कितना होगा वो डिपेंड करता है कि उसका मूल लंबाई ओरिजिनल लेंथ या इनिशियल लेंथ क्या था। तो कह रहा है कि डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, इनिशियल लेंथ का, ओरिजिनल लंबाई का, जो हमारा इनिशियल में L1 था। और सेकंड भी कह रहा है कि डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, राइज इन टेम्परेचर का, यानी टेम्परेचर आप जितना बढ़ाओगे, टेम्परेचर जितना राइज करेगा लेंथ भी उसका राइज करेगा, लेंथ भी उसका इंक्रीज करेगा। तो इनके बीच में रिलेशन जो है वो रिलेशन डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, उसका इनिशियल लेंथ का, इनिशियल लेंथ कितना था उस पर वो डिपेंड करता है। दूसरा डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है राइज इन टेम्परेचर का, टेम्परेचर आपने कितना राइज किया उसके हिसाब से वो डेल्टा एल का वैल्यू भी तय करेगा। अब इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है L1 और ये डेल्टा टी का। अब इस वैल्यू को थोड़ा सा हम इनहांस करते हैं। डेल्टा एल क्या बच्चों, अब डेल्टा एल का वैल्यू अगर हम रखेंगे L2 माइनस L1 और डेल्टा टी का वैल्यू रखेंगे हम T2 माइनस T1, तो वो रख सकते हैं। तो सबसे पहले साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं, तो डेल्टा एल इक्वल टू हम लिखते हैं यहाँ सम कांस्टेंट, यहाँ पे एक अल्फा ले लेते हैं L1 और डेल्टा T1। तो एक रिलेशन यहाँ पे हम रास्ते में छोड़ सकते हैं, इस अल्फा को बोलते हैं, ये अल्फा जो है ये कहाँ से लाया हम लोगों ने, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, जिसको हम लोग कहते हैं नॉन एज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं इसको हम लोग, नॉन एज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ये अल्फा का वैल्यू हो गया। अब इसको थोड़ा सा और इलाबोरेट में रखना चाहते हैं तो हम लोग इसको रख सकते हैं कुछ इस तरह से। डेल्टा एल का वैल्यू हो गया यहाँ पे अल्फा L1 और डेल्टा टी। तो यहां से अल्फा का वैल्यू अगर हम लोग निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। तो अल्फा का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे डेल्टा एल अपॉन L1 और डेल्टा टी। अब यहाँ पे अल्फा का डेफिनेशन अगर हम लिखना चाहें कि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या है, तो बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ, और डिवाइडेड जो होता है उसको पर यूनिट करते हैं, इंक्रीज इन लेंथ इन पर यूनिट ओरिजिनल या इनिशियल लेंथ एंड पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। तो हम लोग अल्फा का डेफिनेशन लिख देते हैं, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू increase in length per unit initial length and per unit rise in temperature। ये उसका डेफिनेशन हो गया। और अगर इसके यूनिट की अगर बात करें बच्चों तो इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा, तो इसका SI यूनिट के लिए हम लोग इसको देखते हैं। तो इसका SI यूनिट हो जाएगा, देखो लेंथ का SI यूनिट क्या होता है, मीटर लेते हैं, और यहां भी लेंथ है, एक लेंथ का डिफरेंस हो, लेंथ हो, इनिशियल फाइनल कोई भी हो, SI यूनिट उसका मीटर होगा, मीटर ये भी मीटर है, तो मीटर मीटर कट जाएगा। और टेम्परेचर का SI यूनिट हमारा केल्विन होता है, तो ये केल्विन को ऊपर करेंगे, केल्विन इनवर्स हो जाएगा। तो इसका SI यूनिट जो होता है बच्चों ये केल्विन इनवर्स है। और इसका जो वैल्यू होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू बहुत छोटा होता है, इसका न्यूमेरिकल
न्यूमेरिकल वैल्यू की अगर बात करेंगे तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में 10 पावर -5 के आसपास होता है। तो इस 10 पावर -5 केल्विन इनवर्स को कह सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू जो होता है बहुत छोटा होता है। जैसे आयरन के लिए अल्फा का वैल्यू लिया गया 1.8 10 पावर -5 केल्विन इनवर्स। तो इस तरह से अलग अलग के लिए अलग अलग वैल्यू है, और ये बहुत छोटा वैल्यू होता है, इसके लिए हम लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। उसी तरह से और भी डिफरेंट मेटल्स होगा, मटेरियल्स होगा, तो उनका वैल्यू इसी ऑर्डर में देखा गया, उससे ज्यादा नहीं है। तो इस ऑर्डर का वैल्यू है और बहुत छोटा वैल्यू होता है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू का एक ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में वैल्यू हमने दे दिया, ऐसा यूनिट इसका केल्विन इनवर्स है। अब इसको थोड़ा सा दूसरे ढंग में इलाबोरेट करके रखते हैं हम लोग, जैसे कभी कभी न्यूमेरिक्स बनाते हैं इस पर, तो न्यूमेरिकल्स के लिए हम लोग कभी कभी उसको दूसरे फॉर्मेट में रखते हैं, तो उसको देख लेते हैं क्या है ये। डेल्टा एल बच्चों ये इनफैक्ट L2 - L1 था, अल्फा ये L1 है, और डेल्टा टी का मतलब है T2 - T1 था। ये L2 अगर हम रखते हैं, L1 को इधर कर लें, L1 प्लस अल्फा L1, और ये T2 - T1 हो जाता है। अब यहाँ से L1 को अगर हम कॉमन आउट कर लें तो ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा T2 - T1। यहाँ से हमने अल्फा L1 और L1 कॉमन आउट कर लिया, तो यहाँ 1 हो गया, अल्फा ये कॉमन आउट चला गया, T2 - T1। तो ये L2 का वैल्यू हम लोग ऐसे भी रखते हैं इसको। तो ऐसे रखने का परंपरा ऐसे भी आप रख सकते हो। तो ये आपका लीनियर एक्सपेंशन की बात आ गई बच्चों। अब आता है हमारा दूसरा सुपरफिशियल एक्सपेंशन। सुपरफिशियल एक्सपेंशन का मतलब होता है उसके सरफेस एरिया का बढ़ना। टेम्परेचर राइज होने से उसका सरफेस एरिया भी बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली जब साइज बढ़ेगा सरफेस एरिया बढ़ेगा। मान लिया कि किसी बॉडी का इनिशियल सरफेस एरिया, जो ये रेड जोन देख रहे हो, इसको मान लो कि रेड जोन उसका सरफेस एरिया है, और ये मान लो इनिशियली कितना है, S1 है, सरफेस एरिया S ले लेते हैं। और उसके बाद टेम्परेचर राइज होने के बाद अब फाइनली उसका जो सरफेस एरिया, वो ये जो आप देख रहे हो यहाँ से येलो जोन यहाँ तक चला गया, यानी अब ये पूरा सरफेस एरिया उसका अब कितना हो गया, S2 मान लेते हैं, ये S2 हो गया। तो हम लोग लिखते हैं लेट इनिशियल सरफेस एरिया, इनिशियल सरफेस एरिया मान लो ये S1 है, उसके बाद फाइनल सरफेस एरिया मान लिया S2 है। तो अब ये कहेंगे इंक्रीज इन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया में इंक्रीज क्या हो गया, S2 - S1, इसी को हम डेल्टा S कहते हैं। उसी तरह से सरफेस का, बॉडी का इनिशियल कुछ टेम्परेचर रहा होगा, तो इनिशियल टेम्परेचर हमने इसका मान लिया T1, और उसके बाद फाइनल टेम्परेचर इसका मान लिया T2। तो अब टेम्परेचर में इंक्रीज कितना हुआ, राइज कितना हुआ, तो इंक्रीज और राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में राइज कितना हो गया, तो T2 - T1, जिसको हम डेल्टा T कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ भी वही चीज है कि टेम्परेचर अगर राइज करोगे, सरफेस एरिया राइज करेगा, और वो डिपेंड किन किन चीजों पे करता है, तो कहता है राइज इन या इंक्रीज इन सरफेस एरिया, यानी डेल्टा S जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल सरफेस एरिया का। मान लो एक सर्टेन सरफेस एरिया है, छोटा सा, उसके इंक्रीमेंट भी छोटा होगा। अगर सरफेस एरिया बड़ा है तो उसके हिसाब से उसका इंक्रीमेंट भी होगा। तो कह रहा है कि किसी भी सरफेस एरिया का जो इंक्रीमेंट है, इंक्रीज है, वो ओरिजिनल कितना सरफेस एरिया उसके हिसाब से वो इंक्रीज भी होगा। दूसरा है कि टेम्परेचर अगर राइज करते हो, जितना ज्यादा टेम्परेचर राइज करेगा उतना ज्यादा सरफेस एरिया भी उसका इंक्रीज करेगा, तो वो तय करेगा ये दोनों फैक्टर। अब इन दोनों को अगर हम एक जगह मिला देते हैं, डेल्टा S क्या हो जाएगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा S1 एंड डेल्टा T का। और इसको अगर आप इक्वल करना चाहते हो बच्चों, तो सम कांस्टेंट या बीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं S1 और ये डेल्टा T। अब ये एक रिलेशन यहाँ आ गया। अब यहाँ पे अगर हम बोलेंगे बीटा क्या है, तो बीटा को बोलेंगे ये कांस्टेंट है। हमने कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी की बात करा, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। नाम क्या है, इसका नाम है known as coefficient of superficial expansion। superficial expansion
ये सुपरफिशियल एक्सपेंशन का कोफिशिएंट कहलाता है। तो ये बीटा का वैल्यू। अब और बीटा का यूनिट की अगर बात करेंगे तो यहां से बीटा को थोड़ा सा यहां बाहर आउट कर लेते हैं। तो बाहर आउट करने के बाद इसको हम लोग देखते हैं। अब यहां से अगर हम बीटा की बात करेंगे बच्चों, तो बीटा क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा डेल्टा एस अपॉन S1 डेल्टा टी। अगर हम कहेंगे कि बीटा क्या है या कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन क्या है, तो ये न्यूमेरिकली इक्वल है इंक्रीज इन सरफेस एरिया कब, पर यूनिट इनिशियल सरफेस एरिया एंड पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। तो कह सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ superficial expansion is numerically equal to increase in surface area per unit initial surface area and per unit rise in temperature ये उसका डेफिनेशन हो गया। और अगर SI यूनिट की अगर बात करेंगे बच्चों, SI यूनिट ऑफ बीटा के SI यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो बीटा का SI यूनिट भी यहाँ भी केल्विन इनवर्स हो जाएगा, क्योंकि सरफेस एरिया का यहाँ पे अगर हम SI यूनिट की बात करेंगे तो मीटर स्क्वायर होता है, तो ये भी मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। टेम्परेचर का SI यूनिट केल्विन ऊपर करोगे केल्विन इनवर्स हो जाएगा, तो इसका भी ये केल्विन इनवर्स हो जाता है। ये वैल्यू भी इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में देखा जाए तो 10⁻⁻5 के अराउंड में आता है, इसलिए ये वैल्यू भी बहुत छोटा है, नेग्लिजिबल है। तो ये हुआ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। अब आता है हमारा वॉल्यूम एक्सपेंशन, क्यूबिकल एक्सपेंशन या वॉल्यूम एक्सपेंशन। मान लो इनिशियली इस बॉडी का जो आप ये कलरफुल देख रहे हो, इसका वॉल्यूम मान लो इनिशियली V1 है और राइज इन टेम्परेचर के बाद इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर गया और ये V2 हो गया। तो अब हम लोग इसको लेते हैं, लेट इनिशियल वॉल्यूम क्या था इसका, V1 था, उसके बाद फाइनल वॉल्यूम इसका कितना हो गया, V2 हो गया। अब इंक्रीज इन वॉल्यूम की बात करेंगे तो V2 माइनस V1 हो जाएगा। इसी तरह से इनिशियल टेम्परेचर की बात करेंगे तो ये T1 है, और उसके बाद फाइनल टेम्परेचर की बात करते हैं ये T2 है। तो राइज या इंक्रीज इन टेम्परेचर कितना हो गया बच्चों, तो ये हो गया T2 माइनस T1 और इसको हम लोग डेल्टा T कहते हैं। तो यहाँ भी वही चीज है कि अगर हम लोग इंक्रीज इन वॉल्यूम की बात करते हैं, इसको डेल्टा V भी कह सकते हैं हम लोग, डेल्टा V, इंक्रीज इन डेल्टा V। तो कह रहे हैं कि डेल्टा V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल वॉल्यूम का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है राइज इन टेम्परेचर का, बिल्कुल सिमिलर जा रहा है। अब ये कंबाइन कर दें ये, तो ये हो जाएगा V1 डेल्टा T हो जाएगा। अगर इक्वल करना चाहेंगे इसको तो सम कांस्टेंट इसको गामा लेते हैं, ये V1 डेल्टा T, एक रिलेशन यहाँ आ गया। अब ये गामा क्या है बच्चों, तो गामा के बारे में कहा जाता है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, प्रोपोर्शनल साइन को हटा के इसको लाया जाता है, इसलिए इसको कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कहते हैं हम लोग। और नाम क्या है इसका, तो इसका नाम है बच्चों नोन एज कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन या वॉल्यूम एक्सपेंशन, क्यूबिकल एक्सपेंशन।
इसका भी ऐसा यूनिट की बात करेंगे तो केल्विन इनवर्स हो जाएगा, और इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में वैल्यू बोलेंगे तो 10⁻⁵ के आसपास होता है। तो इस तरह से ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है वैल्यू में। अल्फा बीटा गामा तीन चीजें यहाँ पे आ गया। अल्फा को कहते हैं हम लोग लीनियर एक्सपेंशन का कोफिशिएंट, बीटा को कहते हैं हम लोग सुपरफिशियल यानी सरफेस एरिया के इंक्रीज का कोफिशिएंट, और गामा बोलते हैं हम लोग वॉल्यूम के इंक्रीज का एक्सपेंशन, यानी इसको बोलते हैं हम लोग कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम या क्यूबिकल एक्सपेंशन। तो तीन क्वांटिटी हमको मिलता है अल्फा बीटा गामा, इनके बीच में रिलेशन भी स्टैब्लिश करेंगे। और रही बात इसको हम लोग अभी जो हमने लेंथ के बारे में यानी कि लीनियर एक्सपेंशन में जो उसको एक्सप्रेस करने की बात करा, तो उसको आप उस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हो। आप चाहो तो इसको इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो डेल्टा V को यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग V2 माइनस V1, इधर की तरफ क्या है गामा V1, और डेल्टा T को हम कह सकते हैं T2 माइनस T1। यहाँ V2 अगर निकालेंगे तो V1 इधर आ जाएगा, और यहाँ प्लस गामा V1 एंड T2 माइनस T1, और V1 अगर हम कॉमन आउट करते हैं तो 1 प्लस गामा T2 माइनस T1 हो जाएगा, इधर V2 हो गया। तो V2 का एक रिलेशन ऐसे भी दिखा सकते हो, और सुपरफिशियल को भी अगर चाहो तो आप इस फॉर्मेट में रख सकते हो। सुपरफिशियल में भी हम लोग इसको रख सकते हैं, जैसे हमने कहा कि डेल्टा एस था। डेल्टा एस के लिए क्या था हमारा, डेल्टा एस के लिए यहाँ था बीटा S1 एंड डेल्टा T1। तो डेल्टा T1 डेल्टा T, तो डेल्टा T को हम कह सकते हैं T2 माइनस T1, वो बाद में रखते हैं। यहाँ डेल्टा S के बारे में मतलब कह सकते हैं कि ये S2 माइनस S1 है, ये बीटा है, और ये S1 है, इसको कह सकते हो T2 माइनस T1। अब चाहो तो ये S2 यहाँ से S2 माइनस S1 है, S2 माइनस S1 है। S1 को इधर कर लेते हैं, S1 प्लस बीटा S1 T2 माइनस T1। अब इन दोनों में S1 अगर हम कॉमन आउट ले लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस बीटा, और ये हो जाएगा T2 माइनस T1। तो ये हो गया S2 का वैल्यू, इस फॉर्मेट में भी रख सकते हैं।